वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टूडेंट में आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जिसने एक नोटिफिकेशन भेजा था यूपी टेट के पेपर के लिए कि उसकी संरचना विषय वस्तु कैसी है। तो पहली बात यहाँ पर रखी गई है, उच्च प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा जो है वो कक्षा 6 से 8 के लिए है। ये हम बात कर रहे हैं सेकंड पेपर की। उसके बाद इस परीक्षा की अवधि है 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट की होगी। यूपी टीईटी में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्य नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसमें सभी स्टूडेंट्स को ये फायदा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिससे हम अगर क्वेश्चन गलत भी अटेम्प्ट करते हैं तो वो उसकी हमारी माइनस मार्किंग नहीं होगी, और जो हमारे करेक्ट आंसर्स होंगे उसके एडिंग 1 मार्क्स रहेंगे। तो इसकी संरचना विषय वस्तु की सूची के बारे में बात करें तो इसमें 4 विषयों का समावेश किया गया है। लेकिन आप जो भी स्टूडेंट बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, वो समझ सकते हैं कि इसमें जो भी 4 सब्जेक्ट जो मतलब 4 भाग दिए हैं वो अलग अलग विषयों के साथ में है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि हर एक विषय में कितनी ब्रॉडकास्टिंग है। ठीक है, पहला विषय है बाल शिक्षा, बाल विकास और शिक्षण विधि, जो कि अनिवार्य है, जिसे हम कहते हैं सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ये और उसकी शिक्षण मतलब टीचिंग मेथड्स जो होंगे वो क्या होंगे, उसके 30 क्वेश्चंस बनेंगे जिसके 30 मार्क्स होंगे। दूसरा है प्रथम भाषा हमारी हिंदी अनिवार्य कर रखी है इन्होंने, जिसके भी क्वेश्चन 30 आएंगे और उसके मार्क्स भी 30 होंगे। और तीसरा है द्वितीय भाषा के रूप में आप जिसे मतलब चूज लैंग्वेज मतलब ऑप्शनल लैंग्वेज है, जिसमें आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तीनों लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बीएससी बीएड करके आए हैं या बीएड में आपने इंग्लिश लिया है तो आप इंग्लिश को चूज कीजिएगा, संस्कृत को लिया है तो संस्कृत को चूज कीजिएगा, और उर्दू अगर है तो उर्दू को चूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें सेकंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत को रखा गया है, जो कि एकदम कंपलसरी है। और उसके भी 30 क्वेश्चन होंगे 13 मार्क्स के साथ। और फोर्थ में हमारे 3 पार्टीशन कर रखे हैं। लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि जो बीएससी वाले बच्चे होंगे और या जो बीएससी वाले जो बच्चे होंगे, जो भी बीएससी ट्रेड से हैं, वो बच्चे गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान चूज करेंगे, जिसके 60 क्वेश्चंस और 60 नंबर के होंगे। और जो सामाजिक विज्ञान अध्ययन जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के साथ जो बच्चे होंगे उन्हें सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए चूज करना होगा। अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख कोई भी मतलब कोई अदर जैसे बीकॉम वाले बच्चे हैं वो भी सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स को चूज करने के लिए इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। अगर वो मैथ में इंटरेस्टेड है तो मैथ ले सकते हैं। उनके लिए भी ये 60 क्वेश्चन होंगे और 60 अंकों के साथ होंगे। यहाँ पे कुल मिलाकर 150 प्रश्न 150 अंकों के साथ 150 मिनट में हमें करना है। मतलब हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा हम नहीं दे सकते। 60 सेकंड से अगर ज्यादा किसी क्वेश्चन पे हम टिक रहे हैं तो वहाँ पे हम अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें कि 80 to 70 सेकंड से एक क्वेश्चन को दें, 1 रीडिंग 1 आंसर के साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पे 30 क्वेश्चन सीडीपी, 30 क्वेश्चन हिंदी, 30 क्वेश्चन मेरा जैसे संस्कृत है संस्कृत, और उसके बाद 60 क्वेश्चन मेरा होगा सोशल साइंस से, सोशल स्टडीज से। तो इसके लिए क्या कहते हैं, इतने 150 प्रश्नों को आप समझ सकते हो। 150 आप सीटेट के भी पेपर दे चुके होंगे, मैंने भी दिया है 3 बार, लेकिन मेरे अटेम्प्ट्स नहीं हुए। और क्या कहते हैं, जैसे कि ये 150 मिनट में 150 क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत हेवियर होते हैं, सिमिलर आंसर होते हैं, तो उसे हमें चूज करने में बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान करें और अभी से आप मॉक टेस्ट देना चालू करें। सेकंड पेज में है उत्तर सेवा शिक्षा चयन आयोग, जिसमें सेकंड पेपर होगा हमारा 6 to 8 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में 30 प्रश्न होंगे, जिसकी विषय होंगी बाल विकास का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता, उसके क्षेत्र क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। मतलब यहाँ पर बात करी गई है कि चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है, उसकी नीड्स क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसकी स्टेज क्या है, जिसमें उसकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज और क्रिएटिविटी, उसकी क्रिएटिविटी डेवलपमेंट करने की डेवलपमेंट का के बारे में हमें इसमें बात करी गई होगी। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के आधार मतलब जो बाल विकास के बेस होते हैं उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय एवं संरचनात्मक माध्यम से जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है वो कौन कौन से मोड्स हैं, स्टेजेस हैं, और कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं बच्चे को अपने मतलब विकास के दौरान, बच्चे के जो विकास होता है उसके दौरान कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, उनकी हेरिडिटी से, उनके इन्वायरमेंटल से, ये दोनों पक्ष हमें पढ़ने होंगे। सीखने का अर्थ है तथा सिद्धांत, ये आप देख सकते हो, ये सीडीपी में ही है। सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत, फॉर लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, और उसकी थ्योरीज क्या क्या है। अधिगम सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम, थांडाइक के सिखाने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थांडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ, कारण एवं निराकरण क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लर्निंग से जितनी भी थ्योरियां हमारे बीएड में या बीटीसी में हमें पढ़ाई गई हैं वो सभी हैं, जैसे कि थांडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, जिन पियाजे, वाइगोस्की, इन सबकी थ्योरी हमें फिर से रिवाइज करनी है। और इसके साथ ही कि जो क्या कहते हैं स्कोर होल्डिंग होती है, और जो हमारे पढ़ा मतलब सीखने के दौरान हमें कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं उसके मतलब उसके कारण और उसका हम समाधान कैसे करें, इसके बारे में भी पढ़नी है। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, मतलब लर्निंग मेथड कौन कौन से हम यूज करते हैं, एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, इसमें इस बात को भी रखा जाता है कि शिक्षण जब विधि पढ़ते हैं तो उसमें पहले शिक्षक के कर्तव्य क्या है, कर्तव्य शिक्षक होना कैसा चाहिए, शिक्षक के सिद्धांत क्या होता है, इसमें ये भी हमें शुरू में पढ़ना होगा। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, सिद्धांत के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण के नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। मतलब कि यहाँ पे जितनी भी हमें माइक्रो टीचिंग में स्किल सिखाई गई, टीचिंग में स्किल सिखाई गई हैं, वे सब भी सीखनी है। उसके बाद उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं, उसके जो मेथड्स होते हैं, कि हिंदी के मेथड्स अलग हैं, संस्कृत के मेथड्स अलग होते हैं, सबका हमें एक रिवीजन करना होगा। उसके बाद है समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। ये हमारे एक पेपर ही बीएड में था, उसमें हमने ये पढ़ा था समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। उसमें शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण तथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, शारीरिक दक्षता जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वाक्य अस्थि बच्चों के बारे में हमें पढ़ाया गया। मानसिक दक्षता को भी हमें पढ़ना होगा। उसके बाद आता है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या है, सामग्री क्या है, विधियां क्या है,
टीएलएम एवं अभिवृत्तियाँ, मतलब टीएलएम्स के बारे में भी पढ़ना है। बहुत ही ब्रॉड लेवल पे इन्होंने पूरी बीएड की जो भी थ्योरीज होती हैं उनको पूछा है। समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल एवं तकनीकी, समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां एवं ब्रेल लिपि, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ उद्देश्य प्रकार विधियां आवश्यकता एवं क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय विज्ञान मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बाल अधिगम में निर्देश एवं परामर्श का महत्व, अध्ययन एवं अध्यापन। ये हमारा दूसरा पेपर है, अध्ययन एवं अध्यापन। ये टीचर्स के लिए जो पेपर है उसके लिए। बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों की अध्ययन कार्यनीति, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम में सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, मतलब बच्चा कैसे सोचता है, समझता है, इसके बारे में हमें समझना होगा। और बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, मतलब जो बच्चे स्कूल में अच्छे और बुरे कैसे होते हैं, शिक्षण एवं अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, बालकों की अध्ययन कार्य नीतियां कैसी होती हैं, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम को कैसे आप यूज कर सकते हैं, अधिगम के सामाजिक संदर्भ क्या होते हैं, मतलब आप जब पढ़ते रहते हैं तो उसमें समाज को आपको कैसे लेके चलना है, एक बालक जो है वो समाधान करता है, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनता है, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे कार्य कैसे करते हैं, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना क्या है, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, मतलब जब बच्चा पढ़ता रहता है उस टाइम पे उसकी जो भी लर्निंग थ्योरीज होती हैं, जो भी लर्निंग उनकी प्रोसेस होती हैं, उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण चरण है उनको समझना और उनमें त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, मतलब ज्ञान, उनका जो ज्ञान है और जो वो ऑब्जर्व करते हैं वो कैसे करते हैं, प्रेरणा एवं और अधिगम, मतलब प्रोत्साहित कैसे होते हैं और पढ़ते कैसे हैं, अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन है, निजी और पर्यावरणीय तौर पे, जैसे कि हमने पहले भी आपसे बात करी है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना है अपठित अनुच्छेद, मतलब कि जो भी हमारी यूपी टेट की SERT की जो बुक्स हैं उसमें हिंदी में जो भी कोई भी चैप्टर, जो भी कहानी कविता दी गई है उसमें अपठित अनुच्छेद आएंगे। उसे करना है संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, सर्वनाम के भेद कौन से, विशेषण के भेद कौन से हैं, क्रिया के भेद कौन से हैं, वाच्य में कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कौन कौन है, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियां कौन है, संयुक्त अक्षर कौन है, संयुक्त व्यंजन कौन है, अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु में अंतर क्या है, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं, अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग कौन सा है, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग कैसे किया जाता है, तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, देश शब्द क्या है, विदेशी शब्द क्या है, उपसर्ग एवं प्रत्यय क्या है, शब्द युग्म में क्या है, समाज विग्रह एवं समाज के भेद कौन कौन से हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पूछी गई हैं इसमें, क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक कौन कौन सी हैं, संधि एवं संधि के भेद क्या है, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियां हैं, अलंकार कौन कौन से इसमें पूछा गया, अनुप्रास, यमक, श्लेषा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भाषा विकास का अध्ययन, ये हिंदी लैंग्वेज में ही हमारा पूछा जाएगा। अधिगम अर्जन कैसे होता है, हिंदी भाषा में अधिगम अर्जन कैसे होता है, हिंदी भाषा अध्यापन के सिद्धांत कौन से हैं, सुनने और बोलने की भूमिका कैसे की जाती है, भाषा का कार्य क्या है, हिंदी भाषा का कार्य क्या है, तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका एवं विवेचित संदर्श क्या है, एक विभिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां, विकार कैसे हम समझ सकते हैं, हिंदी भाषा कौशल क्या है, हिंदी भाषा बोधगम्य एवं प्रवीणता का मूल्यांकन कैसे किया करना है, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना कैसे है, अध्यापन अधिगम सामग्रियां यहाँ कौन सी यूज होंगी, पाठ्यपुस्तक कैसी होंगी, मल्टीमीडिया सामग्री कक्षा का बहुभाषाई संसाधन कौन सा होगा, उपचारात्मक अध्ययन कैसे देना होगा। तो ये जो आपने अभी देखा, ये हमें हिंदी लैंग्वेज के बारे में इतना पढ़ना है, जिसमें हिंदी की टेक्स्ट के बुक के अनुच्छेदों के साथ साथ हमें ग्रामर के भी बहुत से टॉपिक्स क्लियर करने हैं। उसके बाद हमें इसकी लर्निंग थ्योरी, मतलब कि इसकी पैडागोजी में अधिगम अर्जन, भाषा का अध्ययन सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, कार्य, बालक इसे किस प्रकार से उपकरण के रूप में प्रयोग करेंगे, मौखिक लिखित विचारों के संप्रेषण, भाषा अधिगम की व्याकरण भूमिका से विवेचित संदर्भ, एक विभिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां कौन सी होंगी, भाषा में कठिनाइयां क्या आएंगी, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल कैसे होगा, भाषा बोधगम्य एवं प्रवीणता का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के स्तर पर, अध्यापन अधिगम सामग्रियां कौन सी यूज होंगी, पाठ्यपुस्तक कैसी होगी, मल्टीमीडिया सामग्री कैसे यूज होगी और कौन सी होगी, भाषा कक्षा का बहुभाषाई संसाधन क्या होगा और कैसे यूज किया जाएगा, और उसके बाद लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे उपचारात्मक अध्यापन कैसे किया जाएगा। तो ये थी अभी तक हमारी हिंदी लैंग्वेज की बात। अब हम सेकंड लैंग्वेज के तौर पे ले रहे हैं संस्कृत को, तो हम संस्कृत के बारे में पहले बात करते हैं और इसे स्किप करते हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं संस्कृत में भी अपठित अनुच्छेद यूज करे गए हैं, संधि, स्वर, व्यंजन कि संस्कृत में विसर्ग संधि नहीं होती है, अव्यय, समाज, लिंग, वचन एवं काल का प्रयोग कैसे किया जाएगा, उपसर्ग कौन से हैं, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, संज्ञाएं में निम्नवत सभी शब्दों की सभी अभिव्यक्ति एवं वचन के रूप का ध्यान, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अकारांत लिंग, पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग और रीकांत पुल्लिंग। और सर्वनाम इसमें क्या होगा, विशेषण क्या है, धातु क्या है, संज्ञा क्या है। उसके बाद इसकी पैडागोजी में हम भाषा विकास अध्ययन में इसमें क्या पढ़ेंगे, अधिगम एवं अर्जन, भाषा संस्कृत भाषा अध्यापन का सिद्धांत कौन सा है, संस्कृत भाषा सुनने बोलने की भूमिका क्या है, भाषा का कार्य कैसा होगा, इसे किस प्रकार बच्चे अपने उपकरण के रूप में प्रयोग करेंगे, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका का निर्णायक संदर्श क्या है, एक विभिन्न कक्षा में भाषा चुनने की चुनौतियां, पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटि एवं विकार, भाषा कौशल, संस्कृत भाषा कौशल क्या है, संस्कृत भाषा बोधगम्य एवं प्रवीणता का मूल्यांकन कैसे करेंगे, बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के स्तर पे, भाषा अधिगम सामग्री क्या होगी, पाठ्यपुस्तक क्या होगी, मल्टीमीडिया सामग्री क्या होगी, कक्षा का बहुभाषी संसाधन कौन कौन होगा, लास्ट में जैसे हमने हिंदी में भी पढ़ा था उपचारात्मक अध्यापन कैसे किया जाएगा। ये सभी पढ़ने के बाद आप फिर समझ सकते हो कि हमें संस्कृत में रिवाइज करें और संस्कृत में हमें फिर से क्या क्या पढ़ना होगा, अपठित अनुच्छेदों को करना होगा, जिसमें हमें व्याकरण में स्वर संधि और व्यंजन संधि, अव्यय, समाज, लिंग, वचन एवं काल का प्रयोग, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, संज्ञाओं में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये सब हमें यूज करना है।
तो उसके बाद इकारांत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग और इकारांत में पुल्लिंग पढ़ना, उसके बाद में पढ़ना होगा सर्वनाम विशेषण धातु संख्याएं, और इसी के साथ पैडागोजी में अधिगम अर्जन कैसे किया जाएगा, संस्कृत भाषा का भाषा अध्यापन का सिद्धांत क्या होगा, सुनने बोलने की भूमिका और भाषा का कार्य, इसे किस प्रकार बच्चे उपयोग कर सकते हैं, मौखिक लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका निर्णायक संदर्भ लेती है, एक विभिन्न कक्षाएं पढ़ाने की चुनौतियां क्या होंगी, भाषा की कठिनाई त्रुटि विकार क्या होंगे, भाषा कौशल कैसे, भाषा का कौशल क्या होगा और कैसे कार्य करेगा, भाषा बोधगम्य और प्रवीण का मूल्यांकन कैसे करेंगे चारों स्तरों पे, उसके बाद अध्ययन सामग्री पाठ्यपुस्तक मल्टीमीडिया कक्षा का बहुभाषीय संसाधन और उपचारात्मक अध्ययन क्या होगा। संस्कृत गणित और विज्ञान हमें पढ़ना नहीं है, इसके बाद हम इसे स्किप करना पसंद करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे सबसे ब्रॉड सिलेबस की, जो है ये हमारे संस्कृत अध्ययन, अरे सामाजिक अध्ययन व अन्य। इसमें आप अन्य में समझ सकते हो, जो बीकॉम से आते हैं बच्चे वो इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स से वो चूज करेंगे तो उन्हें सामाजिक अध्ययन ही चूज करना होगा अपने पेपर के लिए, तो उसमें आएंगे 60 क्वेश्चन। ये सबसे ब्रॉड है और ये मतलब कह सकते हो कि इसमें आपको तो स्किप आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज भी करना है साथ में। तो आगे देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि मैंने इसमें 4 सब्जेक्ट आपको बताए थे, हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये चारों सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद हमें इसकी पेडागोजी भी पढ़नी है, मतलब ये 5 सब्जेक्ट का एक कह सकते हो कि बंडल है। तो ठीक है, इसमें हम हिस्ट्री में जानेंगे, इतिहास जानेंगे, स्रोत क्या है, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत के प्रारंभिक राज्य कौन से है, भारत के मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसी हुई, मौर्योत्तरकालीन भारत कैसा था, गुप्तकाल राजपूतकालीन भारत कैसा था, पुष्यभूति वंश दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम का भारत में आगमन कैसे हुआ, हिंदी संतुलन की स्थापना कैसे हुई, विस्तार कैसे हुआ और विघटन कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य संस्कृति एवं पतन कैसा था, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार मतलब कि जो अंग्रेजी शासन हमारे भारत में कौन कौन से हैं उनकी राज्य का विस्तार कैसे हुआ, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, संवैधानिकता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां कौन कौन सी थी। ये तो हो गई हमारी, आप देख सकते हो क्लास 6 की एनसीईआरटी में हम जानते हैं इतिहास जाने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, थोड़ा बहुत समय है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसे था ये जानते हैं हम क्लास 6 की एनसीईआरटी में। भारत के प्रारंभिक राज्य कौन से थे ये जानते हैं हम, भारत में मौर्यकाल, ये 7th में जानते हैं। ये सारी जो है वो हम 7th में, इस्लाम भारत में आगमन, दिल्ली संतुलन की स्थापना, ये सब हम 7th में जानेंगे। मुगल साम्राज्य में संस्कृति पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन एवं स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, ये सब हम जानेंगे अपने 8th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री में। इसके साथ ही हमें नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ना है, हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र कैसे चलता है, देश की सुरक्षा, विदेशी नीति क्या है, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक शिक्षा, दिव्यांगता, भूगोल। ओके, तो हमें ये क्या कहते हैं हम नागरिक सिविक्स में हमें पढ़ना है, सिविक्स में हमें पढ़ना है हम और हमारा समाज क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन कैसा होगा, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन कैसा है, जिला प्रशासन, हमारा संविधान कैसे कार्य करता है, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था कैसी है, भारत में लोकतंत्र कैसा है, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीतियां क्या थी, वैश्विक समुदाय एवं भारत कैसा था, नागरिक सुरक्षा कैसे होती है यहाँ पे और दिव्यांगता क्या होती है, ये सब पॉइंट हमें पढ़ने हैं पॉलिटी और सिविक्स में। तो उसके साथ ही हम पढ़ेंगे फिर जियो में हमें क्या पढ़ना है, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन कौन से स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से, भारत विश्व में भारत का स्थान क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव कैसे हैं, भारत की जलवायु, भारत की आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार, उत्तर प्रदेश भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक एवं बाह्य कारक, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा एवं आपदा प्रबंध कैसे किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय प्रकृति संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण कैसे होगा, अपशिष्ट प्रबंधन कैसे किया जाए, आपदा कैसी होगी, कैसे उसका वो किया जाएगा, पर्यावरण विद क्या है और पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार कौन से हैं, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद हम इसी में गृह विज्ञान और गृहशल्य पर भी है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण रोग एवं उनके बचने के पोषण रोग एवं उनसे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रदूषण, पाचन संबंधित रोग एवं सामान्य बीमारियां, गृह प्रबंध, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला, शारीरिक शिक्षा एवं खेल में हमें पढ़ना है, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग एवं प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं, छोटे एवं मनोरंजक खेल कौन से, अंतर्राष्ट्रीय खेल क्या है, खेल एवं हमारा भोजन कैसे होता है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम एवं उनसे बचाव का उपयोग, खेल कूद, खेल प्रबंधन एवं नियोजन का महत्व। इसी में हमारा पेपर होगा संगीत, स्वर ज्ञान, राग ज्ञान। क्या हमें अपने सामाजिक ज्ञान में ही इसे रीड करना है, एक बार चेक कर लो मुझे। नो गाइस, ये तो हमने कुछ ज़्यादा ही रीड कर लिया लग रहा है। ओके 7th, तो मुझे लग रहा है हमें इसी में ये सब रीड करना है। यस, संगीत, स्वर ज्ञान, राग ज्ञान क्या है, संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान क्या है, तीव्र मध्य वाले राग कौन से हैं, वंदना गीत, झंडा गीत कैसे, देशगान, देशगीत, भजन, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, क्रियात्मक गीत, उद्योग, उद्यान विज्ञान एवं फलसफा, मिट्टी, मृदा, मतलब हमें इसमें एग्रीकल्चर को भी पढ़ना है, मिट्टी कैसी है, मृदा गठन कैसे किया जाए, भू परिष्कार क्या है, यंत्र, बीज, खाद्य, उर्वरक कैसे यूज होगा और क्या है, सिंचाई के यंत्र कौन कौन से हैं, बाग कैसे लगा जाता है, विद्यालय वाटिका कैसी होनी चाहिए, झाड़ियां लताएं कैसी होनी चाहिए, शोभा वाले पौधे कैसे होते हैं, मौसमी फूल की खेती कैसे की जाती है और कौन सी होती है, फलों की खेती कौन सी और कैसे होती है, शाक वाटिका कैसे लगाई जाती है और कौन कौन सी लगाई जाती है, सब्जियों की खेती कैसे होती है, प्रबंधन कार्य, कायिका प्रबंध, फल परीक्षण एवं संरक्षण, जैम, जेली, सॉस, अचार बनाना, जलवायु विज्ञान, फल चक्र और इसके अध्यापन संबंधित मुद्दे, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कक्षा की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, क्रियाकलाप और व्याख्यान कैसा होना चाहिए, विवेचन चिंतन का विकास कैसे करना चाहिए, पूछताछ, अनुभव जन्य साक्ष्य कैसे होनी चाहिए, सामाजिक विज्ञान
सामाजिक अध्ययन पढ़ने की समस्याएं कौन कौन, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन लास्ट में। तो आप देख सकते हो सबसे ब्रॉड अभी तक का जितना सबसे बड़ा सिलेबस था हमारा ये था सामाजिक विज्ञान अध्ययन व अन्य। मतलब कि इसमें हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, ईवीएस, होम साइंस, फिजिकल साइंस और संगीत म्यूजिक, उसके साथ उद्यान विज्ञान, संरक्षण, क्या कहते हैं एग्रीकल्चर, और उसके बाद उसकी पेडागोजी पढ़नी है। तो गाइस आज हम यहीं पे ये बात खत्म करते हैं, क्योंकि आज हमने सिलेबस इसको रीड कर लिया है। अगर आपको मेरे ये आप समझ सकते हो कि यूपी टेट का पेपर अगर आप दे रहे हो तो आपको यहाँ पर मतलब सबसे बड़ा जो हमारा सिलेबस है वो हमारा है सोशल स्टडीज़ का। तो इसे हम नेवर माइंड नहीं कर सकते हैं, ये हमारा स्कोरिंग मार्क्स का हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ी भी लापरवाही करी गई इसमें से हमें सारे टॉपिक्स क्लियर करना है। तो जैसा कि मेरे पास जो भी मटेरियल है मैं रीड करूंगी, मतलब जो भी मैं पढ़ती हूँ मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। अगर आपको मेरा चैनल आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आगे जो भी मैं यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ उसकी रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल मुझे मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, जिससे मेरे साथ साथ आप लोगों की भी तैयारी अच्छी हो। इस बार मैं चाहती हूँ कि मेरा मतलब यूपी टेट क्लियर हो जाए। आगे तो पता नहीं क्या होना है, लेकिन अभी के लिए हम इस जितने भी हमारी ये मतलब सिलेबस है इसे हम रिमाइंड अप कैसे करते हैं और क्या क्या मैं रोज पढ़ती हूँ उसकी मैं छोटी सी ब्लॉग या छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ रोज शेयर करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज़ मुझे अगर आप लाइक करते हो वीडियो को तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस थैंक यू सो मच, वेलकम बैक टू